स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, I am Shubham Sharma. I am your economy faculty and welcome to the Study IQ channel. So students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024, जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सितंबर 2024 के फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। फिस्कल प्रूडेंस, इंप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल प्रूडेंस क्या होता है और इसका इंपैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर कैसे आता है। सेकंड, यूएस फेड कट इंटरेस्ट रेट। थर्ड इज फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज रिवैम्प्ड द पीडीएस। फोर्थ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द स्टेट्स, रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज, विंडफॉल टैक्स एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये हमारे वो सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस यहां पर करना होगा। तो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले बात करेंगे फिस्कल प्रूडेंस, इंप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल प्रूडेंस क्या है, उसका गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के ऊपर इंप्लीकेशन क्या होता है। ये टॉपिक जो है ये गवर्नमेंट बजटिंग से है। अगर आप जीएस मेंस पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर गवर्नमेंट बजटिंग मेंशन है, उसी से ये टॉपिक यहां पर आया है। तो फिस्कल प्रूडेंस, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी मींस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, policy of government related to revenue and expenditure. All the policy of government which is related to revenue and expenditure, it is fiscal policy. Then what is prudence? Prudence simply means playing safe or better decision making. So all those decisions of the government which led to better decisions, it is fiscal prudence. Now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये कहा जाता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उसका रीजन ये है कि हमारी बोरोइंग्स बहुत हैं। अब इस यहां पर दो इंपॉर्टेंट एक टर्म्स आते हैं, एक है डेट टू जीडीपी रेशियो और एक है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कि आपकी ओवरऑल जीडीपी में डेट का कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर ये डेट का कंट्रीब्यूशन आपकी जीडीपी में ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी बोरोइंग ज्यादा है, आपने उधार ज्यादा लिए हैं और इसके लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बोरोइंग्स कम है और आपने अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उससे जो आपने टैक्स रिसीव किया है उसी से आप अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो डेट टू जीडीपी रेशियो अगर ज्यादा होता है किसी भी इकोनॉमी का तो वो एक साइन ऑफ वरी है और यही रीजन है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऑल्दो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कई बार ये बोला है और अभी जो टारगेट्स भी डिफाइन करें उसमें ये कहा है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टारगेट भी हैं। बता दें आपको कि फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, दैट इज रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, उनका जो डिफरेंस होता है इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं और इसमें बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहली चीज बजट 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो 24-25 में फिस्कल डेफिसिट 4.9% ऑफ जीडीपी का टारगेट हमने बनाया, 25-26 में 4.5% ऑफ जीडीपी एंड 25-26 में हमारे डेट टू जीडीपी रेशियो का हम अज्यूम कर रहे हैं 54%। ये जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स हैं ये लगातार रिवाइज भी गवर्नमेंट करती है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंडिचर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ऑल्दो दीज फिगर्स एंड फैक्ट्स यू नीड नॉट टू रिमेंबर। हाँ, कभी कभी मेंस में अगर आप इसको लिखेंगे तो थोड़ा वो एक बेहतर लगता है, अदरवाइज प्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जनरली नहीं पूछा जाता कि फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट तक रिड्यूस करने की जरूरत है। चलिए एक मेंस का क्वेश्चन यहां पर पहले डिस्कस करेंगे और इसी के ऊपर हम फिर बात करेंगे कि कैसे हम ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो अगर बढ़ता है तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन है, डेट टू जीडीपी रेशियो इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज फिस्कल हेल्थ। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज क्वेश्चन ने पूछा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो इंडियन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकता है। सेकंड उन्होंने बोला है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू मैनेज अ सस्टेनेबल डेट टू जीडीपी रेशियो व्हाइल प्रमोटिंग ग्रोथ।
तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज हाउ डेट टू जीडीपी रेशियो इज अफेक्टिंग एन इकोनॉमी, और फिर हमें यह बताना है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ऐसा ले सकती है जिससे डेट टू जीडीपी रेशियो को हम कम कर सकते हैं। यह हमारे क्वेश्चन ने पूछा है। तो अगर बात करें जाए कि अगर किसी इकोनॉमी के डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होता है, किसी इकोनॉमी में अगर ओवरऑल देखा जाए कि डेट लगातार बढ़ रही है, तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या आता है। फर्स्ट इज, इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, अगर गवर्नमेंट लगातार बोरोइंग कर रही है, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग कर रही है चाहे वो एक्सटर्नल बोरोइंग कर रही है, और अगर इंटरनल बोरोइंग ज्यादा है तो इन दैट केस द फंड दैट इज बीइंग गिवन टू द प्राइवेट कंपनीज विल गेट रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल, आरबीआई ने एक सम बनाया कि हम इतना अमाउंट दे सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और अगर गवर्नमेंट उसको लगातार बोरो कर रही है उस फंड को आरबीआई से, बीइंग आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, इन दैट केस द लिमिट ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट कंपनी और फॉर द बिजनेसेस विल गेट रिड्यूस्ड। तो सबसे पहला इंपैक्ट इसका ये पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है, और अगर इकोनॉमी के अंदर क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है, दैट मींस प्राइवेट पीपल और द बिजनेसेस हैव लेस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर बोरोइंग पर्पसेस। सेकेंड इंपैक्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेट रिड्यूस्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाएगा। Why economic development get reduced? Because government अगर continuously borrowing करेंगी तो they need to pay the interest for it, and if they are continuously paying the interest for borrowing, as a result they have less fund with them to keep on investing. अगर सरकार लगातार बोरो ही करे जा रही है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके लिए, और अगर सरकार इंटरेस्ट पे ज्यादा कर रही है तो उसके पास पैसा कम रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। थर्ड इंपैक्ट इज इंटरेस्ट पेमेंट कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर गवर्नमेंट लगातार इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट करे जा रही है, तो गवर्नमेंट के जो ओवरऑल फंड्स हैं फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी विल गेट रिड्यूस। फोर्थ, इफेक्ट ऑन क्रेडिट रेटिंग। नाउ आप सबको पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, फिच है, S&P है, ये जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये गवर्नमेंट को रेट करती हैं उनकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग। अब अगर सरकार लगातार डेट लिए जा रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और अगर एक बार गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग रिड्यूस होने लग जाती है तो उसका इंपैक्ट क्या आता है कि देयर इज रिडक्शन इन FDI एज वेल एज रिडक्शन इन ओवरऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपके FDI रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सिक्स्थ इज लेस ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स। इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वहां पर भी ग्रोथ जो है वो हैम्पर होने लग जाती है। कारण उसका यह है कि आपने अपने पैसे को, अगर डेट आपने ज्यादा ले रखा है तो आपको उसको रीपे करना होगा, उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा। आप अगर ओवरऑल देखें कि एक इंडिया में अगर हम बात करें कि ₹1 का हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम हम इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पैसा देते हैं। तो इसका मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कम देंगे, आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा कम खर्च करेंगे, आप एजुकेशन के लिए पैसा कम खर्च करेंगे। तो ये सारे वो रीजंस हैं जो कि हाई डेट टू GDP रेशियो की वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे डेट टू GDP रेशियो जो है उसे हम कम कर सके। ऐसे क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले जिससे डेट टू GDP रेशियो हमारा कम हो सके। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि टैक्स रिफॉर्मेशन किया जाए। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट का जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है GST का, वो बहुत अच्छा हुआ है, वन ऑफ द हाईएस्ट हुआ है। तो जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, अब इसका इंपैक्ट ये भी पड़ सकता है कि लोग कहेंगे अगर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आएगा, लोगों के ऊपर आएगा, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके ऊपर भी आएगा। जी हाँ, ये बात सही है। इसीलिए अखिलेश रंजन कमेटी ने यह बात बोली थी कि टैक्स स्लैब्स जो है उसको वाइडन किया जाए, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में जो इनडायरेक्ट टैक्स है
उसके कलेक्शन के ऊपर ध्यान देते हुए जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको लोअर जीएसटी ब्रैकेट में डाला जाए। तो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रेवेन्यू मोबिलाइजेशन थ्रू टैक्स रिफॉर्म, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विवाद से विश्वास स्कीम, यह आपने सुनी होगी कि जो टैक्स सेटलमेंट है वो बेहतर करा जाए। सेकेंड इज ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें पेसलेस अपील, प्लेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर के बारे में बात हुई है। थर्ड इज फॉलो अखिलेश रंजन कमिटी रिपोर्ट। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन टू इंप्रूव इट्स टैक्स कलेक्शन। आगे बात करेंगे रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड मोर फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, गवर्नमेंट बजटिंग की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं। दूसरा इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड on development prospect, like creation of highways, creation of dams, creation of airport, a kind of a planned expenditure. Whereas revenue expenditure is a momentary kind of expenditure, जो कि हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारी डे टू डे नीड्स गवर्नमेंट की मेट आउट हो सके। जैसे सैलरी का पेमेंट है, इंटरेस्ट का पेमेंट है, या हमारे सब्सिडीज का पेमेंट है। दिस इज ऑल अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो इकोनॉमी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, लॉन्ग टर्म में उनके पास कैपिटल रिसीट्स ज्यादा आती है, लॉन्ग टर्म में उनके पास फंड जो है वो ज्यादा कलेक्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करना चाहिए। Then third is debt management strategy. Now this is very important. जैसे हम हमारी फैमिलीज में भी ऐसा करते हैं ना कि कई बार हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो हम नेक्स्ट मंथ में अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देते हैं। अननेसेसरी जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम कम करने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल चाचा चाची टाइप लोग भी होते हैं जो हर समय बिजली बंद करने की कोशिश करते हैं, कि जैसे लाइट पंखा खुला छोड़ दिया तो लाइट बंद कर दिया। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस ऑल्दो। सो दिस इज ऑल डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। जितना ढंग से आप डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करोगे उतना बेहतर तरीके से आप अपने डेट्स को कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने लगातार इसमें बोला है कि ऑल्दो अगर हम जितना ज्यादा प्रोविजन में डेट को कम करने के बारे में सोचेंगे उतना ही हमारा ओवरऑल आउटस्टैंडिंग डेट कम होगा। एंड लास्ट इज स्ट्रेंथनिंग फिस्कल फेडरलिज्म। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल फेडरलिज्म स्टेट्स दैट अ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आपको पता है कि सेंटर अपने जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका कुछ परसेंटेज स्टेट्स के साथ में शेयर करता है। तो इसमें यह बोला है 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि स्टेट शुड लिमिट देयर फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी। स्टेट्स पूरी कोशिश करें कि उनका जो ओवरऑल डेट टू जीडीपी है, फिस्कल डेफिसिट है, उसे वो कम करें। ये वो कुछ स्टेप्स हैं जो अगर हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट लेती हैं तो आने वाले समय में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फेड कट द इंटरेस्ट रेट। नाउ व्हाट इज दिस? यूएस जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे यूएस में यूएस फेड है। ये यूएस फेड जो होता है वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करता है या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है। यहां पर ये इंटरेस्ट रेट्स कौन सी हैं? ये इंटरेस्ट रेट्स वो हैं जो बोरोइंग करने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट लोन लेते हैं और उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, करेक्ट? सिमिलरली यूएस में भी जो फेड होता है वो ये डिसाइड करता है कि हमें इंटरेस्ट रेट्स को कट करना है या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाए या जब कॉस्ट जो है वो चीजों की बढ़ जाए तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। वाई टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स? ताकि बोरोइंग्स कम हो। ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा है, अब अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट रेट्स को और कम कर देंगे तो लोग और बोरोइंग करेंगे और मनी फ्लो इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। वहीं अगर इकोनॉमी में रिसेशन है या डिफ्लेशन है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको कम करा जाता है। कारण यह होता है कि इंटरेस्ट रेट्स को हम कम क्यों करते हैं? ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो को बढ़ाया जा सके, लोगों के पास पैसा पहुंचाया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि टू इंक्रीज मनी फ्लो इन सिस्टम,
इंटरेस्ट रेट्स को हम कम कर देते हैं और ये बेसिकली होता है रिसेशन में। वहीं अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो हम मनी फ्लो को रिड्यूस करते हैं, मनी फ्लो को रिड्यूस करते हैं, ताकि मनी फ्लो को रिड्यूस करते हैं कैसे? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर। ये एक जनरल टेंडेंसी है जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि यूएस फेड ने अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए गए हैं या डिक्रीज कर दिए गए हैं, इसका क्या इंपैक्ट है? तो हाल फिलहाल में जो फेड है उसने कोविड के बाद अब जाकर इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है। दैट मींस फेड वांट्स दैट यूएस इकोनॉमी में बोरोइंग जो है उसको बढ़ाया जा सके। क्यों? क्योंकि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यूएस में बिजनेस एक्सपेंशन लगातार कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले कैपिटल फ्लोस टू इमर्जिंग मार्केट्स। अगर यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया तो इससे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे इंडिया है या चाइना है या रशिया है, यहां पर, या उसके अलावा जो ब्राजील है, ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है इसमें फंड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो फंड फ्लो विल इंक्रीज, फंड फ्लो इंक्रीज इन इमर्जिंग इकोनॉमी। क्यों? यूएस के लोग क्या करेंगे? यूएस में बोरोइंग करेंगे और उस बोरोइंग करे हुए पैसे को इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करके उस पर अच्छा रिटर्न पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, इंक्रीज्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या होगा कि फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो इंडिया के लिए क्या होगा? यहां पे फॉरेन करेंसी फ्लो विल इंक्रीज, फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आएगा, ज्यादा हमारे पास यूएस डॉलर आएंगे। थर्ड, करेंसी फ्लक्चुएशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से क्या मतलब है? आप ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि करेंसी फ्लक्चुएशन में क्या होगा। अब अगर किसी भी इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर करेंसी ज्यादा आ रही है, भाई क्या हो रहा है? यूएस की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर दिया। अब जब इंटरेस्ट रेट्स को यूएस की गवर्नमेंट ने कट कर रखा है तो जो यूएस के लोग हैं वो बोरोइंग ज्यादा करेंगे, और अगर वो बोरोइंग ज्यादा करेंगे तो उनके पास पैसा ज्यादा आएगा। उस पैसे को वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम बात इंडिया की करें तो हो सकता है वो उस पैसे को इंडिया के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इंडिया में आके अपने गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, एफडीआई इंडिया में बढ़ा सके। अब उससे क्या होगा? अगर यूएस के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो डॉलर फ्लो इन इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज्ड, डॉलर का फ्लो इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि डॉलर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर डॉलर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी में तो रुपी जो है वो एप्रिशिएट करेगा, रुपए जो है वो एप्रिशिएट करने लग जाएगा। और जब रुपी एप्रिशिएट करेगा तो इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर रिटर्न्स कम मिलेंगे। समझाता हूं मैं आपको वापस से ये करेंसी फ्लक्चुएशन। मैं एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। देखिए, अगर करेंसी फ्लक्चुएशन, देखिए कोई भी करेंसी की, इफ अ पर्टिकुलर करेंसी is available more in an economy, it will start depreciating. अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहा है तो यूएस के लोग बोरोइंग ज्यादा कर रहे हैं, और बोरोइंग ज्यादा करने की वजह से वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर का जो फ्लो है इंडियन इकोनॉमी में वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब अगर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर ज्यादा हो जाएगी तो डॉलर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा, डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। और अगर डॉलर डेप्रिशिएट करेगा तो उससे क्या होगा? रुपी एप्रिशिएट करेगा,
डॉलर डेप्रिसिएशन से रुपी एप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई करेंसी एप्रिशिएट करती है तो उसकी एक्सपोर्ट इनकम कम हो जाती है, लेकिन इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि $1 70 रुपीस का है और अगर इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो इसका मतलब $1 60 रुपये हो गया। तो पहले अगर मान लीजिए भारत $10 के बैट एक्सपोर्ट करता था, भारत $10 के बैट एक्सपोर्ट करता था तो इंडिया को मिलते थे 700 रुपीस। अब इंडिया को कितना मिलेगा? अब इंडिया को मिलेगा 600 रुपीस। तो एक्सपोर्ट इनकम हमारी कम हो जाएगी अगर डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा, या हम कहें रुपी एप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर इंडिया फॉर एग्जांपल पेन का इंपोर्ट करती है, इंडिया अगर पेन का इंपोर्ट करती है तो पहले हम उसके लिए 700 रुपीस देते थे, लेकिन अब हमें उसके लिए 600 रुपीस ही देने पड़ेंगे। तो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। ये इंपैक्ट होता है जब करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है। तो करेंसी फ्लक्चुएशन समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बात कर लेते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। ग्लोबल स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी में क्या होगा? अगर यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स कम करे तो वहां के लोग बोरो करेंगे और फिर वो इन्वेस्ट करेंगे इंडियन मार्केट में या ब्राजील मार्केट में या स्टॉक मार्केट में। इससे स्टॉक मार्केट में एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने वापस से अपने पैसे को विड्रॉ किया तो उससे स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा आएंगी। तभी आपने कई बार देखा होगा सेंसेक्स एकदम से जंप मारता है क्योंकि एफआईआईज जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिर जाते हैं एकदम से जब वो अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इमर्जिंग मार्केट। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे बढ़ रहा है? यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स कम करे, वहां के लोगों ने बोरोइंग करी, उन लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। अब जब इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उनकी डिमांड बढ़ने लग गई। जब उनकी डिमांड बढ़ी तो यहां पे सप्लाई कम है और डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। देन इंपैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में पॉजिटिविटी आएगी थोड़ी बहुत। कारण यह है कि अमेरिका में जब लोगों के पास पैसा आएगा तो दे विल स्टार्ट बोरोइंग, एंड व्हेन दे विल स्टार्ट बोरोइंग दे विल डू मोर ऑफ इंपोर्ट्स। सो व्हेन अमेरिका इज डूइंग मोर ऑफ इंपोर्ट, इमर्जिंग इकोनॉमीज कीप ऑन एक्सपोर्टिंग टू देम। तो इससे अमेरिका में इंपोर्ट बढ़ेगा, उनके लिए लॉस है, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है उनके लिए फायदा है क्योंकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ हैविंग रिडक्शन इन डेट्स। देन डेट बर्डन इन इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट्स में डेट बर्डन भी बढ़ सकता है। कारण उसका यह है क्योंकि अभी यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। अब जब यूएस डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है तो हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है, वो बोरोइंग लगातार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल $1 70 रुपीस था और $1 60 हो गया, एक एग्जांपल। तो हमारे जो बिजनेसेस हैं वो क्या करेंगे? वो लगातार बोरोइंग करेंगे क्योंकि अभी उन्हें 60 रुपीस के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर जब उन्हें रीपेमेंट करना होगा उस समय अगर गलती से $70 हो गया तो दे नीड टू पे मोर अमाउंट। सो दिस विल क्रिएट अ डेट बर्डन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज एज वेल। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन वर्ल्ड वाइड। इन्फ्लेशन जैसे मैंने बताया लगातार बढ़ता जाएगा। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहां पे जो गवर्नमेंट है, यहां भारत की जो आरबीआई है, वो भी इंटरेस्ट रेट्स को लगातार कम करने की कोशिश करेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर हमने इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं किया तो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। एंड लास्टली कमोडिटी प्राइसेस, जैसे जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं जैसे क्रूड ऑयल है, इन सब की प्राइसेस भी लगातार बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि जब डॉलर में जब बोरोइंग कम ज्यादा हो जाएगी अमेरिका में तो दे विल स्टार्ट investing in different things, and when they will start investing different things in petrol, crude and all these things, their demand keep on increasing। तो जब उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी तो प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल के वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे इंपैक्ट्स हैं। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में, उस पर बात करते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेड could lead to capital flight। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स यूएस फेड ने बढ़ा दिए। मतलब यूएस में इन्फ्लेशन था तो यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया। अब जब इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया तो जो यूएस का बॉन्ड मार्केट है उस पे मिलने वाली जो
ईल्ड है उस पे मिलने वाले जो इंटरेस्ट हैं वो भी लगातार बढ़ते रहते हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट वांट दैट कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, हमारी इकोनॉमी में मनी फ्लो को हमें कम करना है। तो मनी फ्लो को कम कैसे कर सकते हैं? एक तो बोरोइंग कम कर दो। बोरोइंग कैसे कम करोगे? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो बॉन्ड्स हैं उन पे यील्ड ज्यादा दो, उन पे रिटर्न्स ज्यादा दो। तो जब बॉन्ड्स पे रिटर्न ज्यादा मिलने लग जाएंगे तो लोग डिमांड कमोडिटीज कम करके बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं तो क्या होगा? जो यूएस के एफआईआईज हैं जिन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक कॉन्सेप्चुअल क्लास पे भी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा कि क्या क्या इंपैक्ट होता है यूएस का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। एक सेकेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब देखिए, अगर भारत से पैसा लगातार बाहर जा रहा है, यूएस के एफआईआईज लगातार पैसा विड्रॉ करते जा रहे हैं, तो इंडिया में फंड क्रंच होगा। अब जब इंडिया में फंड क्रंच होगा तो भारत में डॉलर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जब डॉलर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उससे डॉलर एप्रिशिएट करेगा, और अगर डॉलर एप्रिशिएट करेगा तो उससे क्या होगा? उससे हमारा रुपी डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लीजिए इंडिया में $100 अवेलेबल था, ठीक है। अब यूएस के जो एफआईआईज हैं उन्होंने इस पैसे को वापस कहां ले गए? ये यूएस में ले गए। तो इसका मतलब अब अवेलेबल डॉलर इंडिया में 30 ही है। अब $30 ही इंडिया में अवेलेबल है। इसका मतलब डॉलर कम है, और जो करेंसी कम होती है, अवेलेबिलिटी जिस करेंसी की कम होती है, वो करेंसी एप्रिशिएट करती है। तो यहां पर डॉलर जो है वो एप्रिशिएट करेगा। इसका मतलब डॉलर अगर एप्रिशिएट कर रहा है तो रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, और अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है इसका मतलब आपने जो एग्जिस्टिंग लोन अगर पहले फॉर एग्जांपल $1.60 में लिए थे, अब आपको उसके लिए पे करना होगा ₹70। तो हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीबी। देखिए, एक होता है करेंसी का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है मार्केट बेस के हिसाब से। एक होता है डिवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट खुद करती है, जो चाइना की सरकार करती है। डिवैल्यूएशन में भी आप अपनी करेंसी को वीक करते हो, उसका फायदा आपको एक्सपोर्ट में मिलता है। जैसे यहां पर मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करोगे, लेट्स से $1.70 का इंडिया ने डिवैल्यूएशन करके कर दिया ₹80, तो इससे आपकी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ती है। पहले आपको ₹70 मिलते थे, अब आपको ₹80 मिलेंगे। तो इसका एक्सपोर्ट में फायदा होता है। तो जो इकोनॉमीज एक्सपोर्ट ज्यादा करती हैं वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर सकती हैं, लेकिन जिन कंट्रीज के इंपोर्ट ज्यादा हैं वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट नहीं करते। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीबी। तो अगर आप अपनी करेंसीज को डिवैल्यूएट करोगे तो इससे करेंसी रिस्क जो आपकी बोरोइंग का है वो कम होगा या ज्यादा होगा? इसका मतलब अगर आप पहले ₹70 थे तो आपको 70 के हिसाब से पेमेंट करना था, लेकिन अगर ₹80 हो गया डॉलर, तो इसका मतलब अब आपको ₹10 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आपको ₹10 एक्स्ट्रा पे करना होगा तो इससे आपकी करेंसी रिस्क कम नहीं होगी, करेंसी रिस्क बढ़ जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली। 1 and 2 जो है यहां पे वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नया टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज रिवैम्प्ड द पीडीएस। फूड सिक्योरिटी एक्ट ने पीडीएस को रिवैम्प कर दिया है। ये टॉपिक जो है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। वहां से ये टॉपिक है। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे यहाँ दोनों तरह से होता है। एक होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है प्रोक्योरमेंट करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है? बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना, जिन बेनिफिशियरीज को ये जो पीडीएस है या हम फेयर प्राइजेस या राशन शॉप्स के थ्रू उनको अनाज जो देते हैं, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो
भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले फार्मर्स क्या करते हैं, एक बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। फार्मर्स अनाज ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके अलावा उसके बाद उन क्रॉप्स को मंडी में लेके जाते हैं, मंडी में उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं या फिर एमएसपी के थ्रू वो रिटर्न्स मिलते हैं। मंडी वाले जो होते हैं वहां से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उठाती है उन अनाज को, बफर स्टॉक में या तो मेंटेन करती है, और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट भी वहां से ले सकते हैं, और फिर टारगेटेड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तो एक जनरल टेंडेंसी फॉलो होती है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स जो और आइटम्स है जैसे कैरोसिन है या कोई और पर्टिकुलर अनाज है उसको डायरेक्टली प्रोक्योर भी कर सकती है। अब बात यह आती है कि एक मेंस का क्वेश्चन पहले इस पर डिस्कस करेंगे। The PDS in India has undergone several reforms in recent years to enhance efficiency and address leakages. Discuss the key recent reforms introduced in Indian PDS. भारत सरकार ने PDS में क्या रिफॉर्मेशन की है? What further measures are needed to make the PDS more efficient? तो पहले तो हमें ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में पीडीएस को लेकर क्या स्टेप्स लिए हैं। फिर हमें ये बताना है कि पीडीएस जो है वो कैसे और इफेक्टिव हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इंडिया में पीडीएस को लेकर इशू क्या क्या है। जैसा हम ये कहते हैं कि बहुत सारे जो पीडीएस है वो इनइफेक्टिव हो जाता है इंडिया में, तो व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विथ पीडीएस, पीडीएस के साथ में इश्यूज क्या हैं। फर्स्ट इज हमारे यहां पर घोस्ट बेनिफिशियरीज बहुत है, मतलब पीडीएस का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जिनको एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है। सेकंड, हमारे पास स्टोरेज का प्रॉब्लम बहुत है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारा जो अनाज है वो ओपन एरिया में रहता है, जिसे रोडेंट्स खा जाते हैं या जो बारिश में खराब हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है हमारे यहां पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। There is no as such transparency and accountability whom shall be responsible for any kind of a problem. Fourth is no smart technology. स्मार्ट टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पर डेवलप नहीं हुई है जहां पर आप आइडेंटिफाई कर सको कि पर्टिकुलर जो बेनिफिशियरी है उसको जरूरत है या नहीं है। एंड फिफ्थ इज वोट बैंक पॉलिटिक्स बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे यहां पीडीएस से एसोसिएटेड है। अब इन सब चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं? इन सब चीजों को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से क्या होगा, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल कोविड के टाइम पे स्टार्ट की थी, उसमें राशन कार्ड्स जो हैं वो भी स्मार्ट राशन कार्ड्स हो गए, जिसमें आप पूरे पैन इंडिया में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तीसरा, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन हो सकता है, जो कि वाधवा कमेटी को ने सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बाद। उसके साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आप यूनिवर्सल पीडीएस जो तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है कि डायरेक्ट जो पीडीएस का बेनिफिट है वो सीधा सीधा किसान को डायरेक्टली मिल जाना चाहिए। साथ साथ में जीपीएस ट्रैकिंग हो सकती है फूड ग्रेन के मूवमेंट की, जिससे कि हमें यह पता लग सके कि फूड ग्रेन की शॉर्टेज कहां पर है, कहां कहां पर बफर स्टॉक जो है वो मेंटेन्ड है, कहां कहां पे एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ है और कैसे उसको ट्रांसफर किया जा सके। ट्रैकिंग कर सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सकते हैं, और साथ साथ में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग हम फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। सो दीज ऑल स्टेप्स वी कैन टेक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑन यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये भी हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ जो टॉपिक है जीएस मेंस पेपर 3 वहां से है। तो व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल बेसिक इनकम? क्या होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम? एक ऐसी इनकम which is given to an individual by the government irrespective of his other incomes।
एक ऐसी इनकम जो किसी इंडिविजुअल को सरकार के द्वारा दिया जाए, एक बेसिक इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इनकम ही विल गेट फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे एक आदमी है वो अदर सोर्सेस से भी जैसे पैसे कमाता है, वो सब बातें बात की है। इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि जो उसको पैसा मिल रहा है वो पैसा एक स्पेसिफिक अमाउंट उसको दिया जाए। दिस इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ प्रोज और कॉन्स हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। एक बात समझिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और आपके फादर आपको कहें कि बेटा देख, तेरे जो भी खर्चे हैं वो तो तुझे मेट आउट, वो जो मैं पैसे दूंगा उससे मेट आउट करना ही है, लेकिन उसके अलावा मैं तुझे 10,000 रुपए हर मंथ एक्स्ट्रा दिया करूंगा। मतलब तेरे जो कॉलेज की फीस है, तेरे जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनेट का चार्जेस हैं, या हमारी आने वाली जो बहू है उसके जो चार्जेस हैं, ये जितने भी जो चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस तो तुझे मेट आउट करने हैं। इसके लिए तो आई विल गिव यू अ मंथली amount or monthly what we can say pocket money, but apart from that I will give you additional 5,000 rupees. Now if a particular person get additional 5,000 rupees, और ऐसा नहीं है कि पापा ने ये वैलेंटाइन डे के आसपास के लिए बोला है, ये इन जनरल पापा ने कहा है, क्योंकि ही अंडरस्टैंड दैट कि विद द चेंज इन द मार्केट सेगमेंट्स अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर हमारे पास में एक डायरेक्ट इनकम ग्रुप या हम कहें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, तो उसके पॉजिटिव क्या होंगे? इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीपल हैव द मनी विद देम, दे विल बाय द फूड ग्रेन्स, दे विल बाय द गुड क्वालिटी फूड, स्टैंडर्ड फूड, विच विल रिड्यूस द पॉवर्टी एंड ऑल्सो रिड्यूस द हंगर प्रॉब्लम. Second is more choice to citizen on spending. Suppose government is giving the incentives or they will give the subsidies to those farmers who don't need it. Let's say Kerala people don't need educational subsidy. They all are literate. Rajasthan people don't need the disaster kind of subsidy because Rajasthan में disaster comparatively अगर हम बात करें सूखे के अलावा comparatively कम आते हैं। तो इसलिए अगर मैं ये कहूं कि मुझे लेट्स से मेरे फादर कह रहे हैं 5,000 रुपए तेरे को दे रहा हूं, तू कपड़े खरीद लेना, अरे मुझे कपड़े चाहिए ही नहीं, मेरे पास हैं कपड़े ऑलरेडी। तो नाउ इन दैट केस if I will get 5,000 rupees, I will spend it according to my own needs. So I have more option with me to purchase the things. Third, better targeting of it. You will identify what all the people who need money, how they are spending it, and then you can derive the consumer behavior according to it. Fourth is boost to financial inclusion. Now people, if they have money, they will demand the products, they will demand the goods and services, and whatever the money they will left out, they will again save that money into the different investment channels. Different banks में invest कर सकते हैं, stocks में invest कर सकते हैं, पीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड देन साइकोलॉजिकल एड, एक साइकोलॉजिकल गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। पीपल हैव द साइकोलॉजी इन देयर माइंड कि ओके आई विल गेट दिस मच ऑफ मनी विथ मी, नाउ with the help of it I will become financially secure. I am having this much of money with me, I will take financial decision with in a proper prudent manner. And last is more administrative efficiency. Government try to reduce that freebies, government try to reduce that muft ki revdis, and government can give more funds to the people so that they will invest it accordingly. So these are the positives of it. Against, first of all, gender disparity keep on increasing. Now if the government give the universal basic income, as a result of it many of the males will take that universal basic income from their wives or from their sisters. As a result of that, what it will lead to, it will lead to more exploitation of females. Second, fiscal cost give political economy a kind of a promotion. Now government introduce this freebies in form of this universal basic income, and especially they will increase it during election times, which will increase the overall fiscal deficit of the government. अगर सरकार इलेक्शन के समय पर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बढ़ाती है तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ सकता है। तीसरा, conspicuous spending. Third is that lackadaisical attitudes of Indians. Indians usually spend more money on those activities which are not necessary. Now if a particular person get universal basic income and as a result of that he will invest that money into the
those activities which is not needed. He will invest that money in alcohol consumption. He will invest that money in in playing lottery and gambling. So this is not the desired result of this particular scheme. So as a result of it, spending will get reduced. Could put stress on banking system. This is what I told you कि अगर हमारे यूनिवर्सल बैंकिंग हम ले आते हैं तो बैंक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि उन्हें इतना पैसा देना ही देना है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फंड मोबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी. फंड्स का जो स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ जाएगा इकोनॉमी के अंदर और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. और जो बैंक्स का जो रिटर्न उन्हें अच्छा मिलता अगर वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को देते, वो बैंक्स का इंटरेस्ट भी अब कम हो जाएगा. Then political opposition to transfer it to rich people. That's what I told. जो प्रेशर ग्रुप है वो एक प्रेशर ग्रुप एक चीज क्रिएट करेगा कि इस पैसे को ज्यादा से ज्यादा जो है आप रिच पीपल को दीजिए. तो इससे कहीं ना कहीं जो डिवाइड है पुअर और रिच में वो लगातार बढ़ सकता है. एंड लास्ट इज रिडक्शन इन लेबर सप्लाई बिकॉज पीपल नाउ हैव दिस कैजुअल एटीट्यूड कि अब तो हर महीने पैसे आ ही रहे हैं, तो दे विल नॉट स्पेंड मोर टाइम इनटू द लेबर एक्टिविटीज और दे विल नॉट स्पेंड मोर टाइम इन देयर वर्किंग कैपेबिलिटी एंड दे विल हैड अ थिंग इन देयर माइंड कि हर महीने पैसे आ ही रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो लेबर मोबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी. सो दीज आर द नेगेटिव्स एसोसिएटेड विद इट. Now, a kind of a mains question. Universal basic income has been proposed as a solution to address poverty, income inequality, and job displacement in an evolving economy. Critically examine the feasibility of implementing universal basic income in India. सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम में. तो वो मैंने आपको बताया कि प्रेशर ग्रुप क्रिएट होगा, लेकेडेसिकल एटीट्यूड हो जाएगा, बैंक्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है इंडिया में. ठीक है. देन डिस्कस इट्स पोटेंशियल बेनिफिट एंड चैलेंजेस. हाउ कैन इंडिया बैलेंस फिस्कल सस्टेनेबिलिटी व्हाइल अडॉप्टिंग अ यूबीआई मॉडल. तो इंडिया बैलेंस आउट कैसे कर सकती है, इसको हम देख लेते हैं. सजेशंस. सबसे पहले टारगेटेड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना. टारगेटेड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, प्रॉपर फंड मैनेजमेंट. फंड मैनेजमेंट मस्ट बी प्रॉपर. फंड मैनेजमेंट इतना प्रॉपर होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्टार्टिंग में ही ये प्लान कर ले कि कितना कितना, या आरबीआई प्लान कर ले कितना फंड हमें मोबिलाइज करना है, कितना फंड हमें यूबीआई के लिए देना है और कितना फंड जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए देना है. तीसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर होनी चाहिए. That means that the fund should not be given only to the rich people. It should be proportionally. इसको हम इस proportion में बांटे कि poor people will get more funds out of it. Fourth thing, awareness among people. लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए कि फिस्कल मोबिलिटी इंक्रीज करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ाया जा सके. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, a minimum amount to be given according to inflation. इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इस पैसे को ग्रांट करें. इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है while adopting this universal basic income. Now, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द स्टेट्स. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो स्टेट्स में लगातार बढ़ती जा रही हैं. अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी आई है, आंध्र प्रदेश और बिहार का एक कंपैरिजन दिखाया गया था न्यूज़पेपर में. इसने बताया आंध्रा पीपल आर गेटिंग 4 times ऑफ मोर रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू द बिहार पीपल. नाउ व्हाट आर द रीजन, what is the reason behind this economic disparity, why this income gap is keep on increasing? This is the topic and how we can reduce that disparity. So a main question on this, देखिए इसमें प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो रही है तो उसके रीजंस क्या है. प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसमें से जो पूछ सकते थे वो एक आ सकता था आपका यूएस फेड वाला, उस पे एक क्वेश्चन बन सकता था. एक क्वेश्चन जो बन सकता था वो बन सकता था आपका डेट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर. बाकी ये सारे मेंस में इंपॉर्टेंट है. सो द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन अ परसिस्टेंट इशू डिस्पाइट वेरियस पॉलिसी इंटरवेंशन. Analyze the reason for this disparity and suggest measures that can be undertaken to promote balanced regional development. अब बहुत ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे सबसे पहले कि ये डिस्पैरिटी क्यों है.
वाई दिस डिस्पैरिटी अकर। एंड सेकेंड उन्होंने बोला है कि हमारी इकोनॉमी में हम क्या ऐसे मेजर्स लें जिसकी वजह से इकोनॉमी में बैलेंस डेवलपमेंट क्रिएट किया जाए। दिस इज द क्वेश्चंस दे हैड आस्क्ड। तो देखिए, अगर रीजंस की मैं बात करूं, वाई दीज थिंग्स हैपन, क्यों होती है ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इसका सबसे बड़ा रीजन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक गोल्डन बर्ड से एक विंगलेस बर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने भारत को एक गोल्डन बर्ड से एक विंगलेस बर्ड में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहां एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ। साथ साथ में जो लैंड टेन्योर सिस्टम्स थे, उनके जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ। ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, हमारी इकोनॉमी को एक रॉ मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था। सेकेंड रीजन है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एंड कास्ट सिस्टम। भारत में जो इकोनॉमिक एंड कास्ट सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस डिस्पैरिटी का। सेकेंड इज विमेन एंड मेल कंपैरिजन, या हम कहें जेंडर डिस्पैरिटी, एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे बीमारू स्टेट्स हैं वहां ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्जिस्ट करती है। वहां पर विमेन्स को काम नहीं करने दिया जाता। वहीं आप देखें सदर्न स्टेट्स में या वेस्टर्न स्टेट्स में, वहां पर विमेन्स आर मोर फ्री, मोर इंडिपेंडेंट, एंड दे आर कंसिडर्ड इक्वल टू द मेल, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द ब्रेड अर्नर्स फॉर देयर फैमिली। दिस इज अगेन अ बिग रीजन। थर्ड इज रीजनल डिस्पैरिटी। मेजर इंडस्ट्रीज आप देखें, मेजर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज आप देखें, या आप एफडीआई का इनफ्लो देखें, तो एफडीआई इनफ्लो, मेजर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज कहां पर ज्यादा हैं? उन स्टेट्स में ज्यादा हैं जो डेवलप्ड ऑलरेडी हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिस इज द रीजन दैट मेजर एफडीआई, मेजर इंडस्ट्रीज आर सेटअप बीइंग देयर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कीन इंटरेस्ट जो डेवलपमेंट का है वो उन्हीं स्टेट्स में ज्यादा होता है। उसके बाद एजुकेशन एंड स्किल गैप। एजुकेशन और स्किल गैप का मिसमैच। हमारे यहां पर आज भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड पर काम किया जा रहा है, वहीं पर अगर आप देखें एडवांस्ड इकोनॉमीज में या चाइना में या भारत के बाकी स्टेट्स में, वहां पर इनोवेटिव एंड स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। आज जो यूएस के लोग अगर इंडिया में जॉब हायर करने आते हैं लोगों को, दे डोंट नीड कि आपके 98% हो, 95% है। दे वांट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज मोर इनोवेटिव। दे वांट अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज हैविंग more of apty, more of strong judgmental things. Not, they don't want a rattu kind of a person. Second is employment inequality. आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी लगातार बढ़ते जा रही है। हमारे यहाँ इकोनॉमी में इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा परसिस्ट करती है। अब अगर इंडिया में इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा परसिस्ट करेगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? इनफॉर्मल इकोनॉमी के वजह से हमारे यहाँ पे बेटर रेगुलराइजेशन नहीं होगा, बेटर तरीके से चीजों को हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, बेटर तरीके से टारगेटिंग नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन भी वीक होगा। एंड लास्ट इज एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत वीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे यहां पर सेविंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। और यही रीजन है कि हमारी इकोनॉमी एक वर्चुअस इकोनॉमी की जगह एक विशियस इकोनॉमी में कन्वर्ट होती है। ये क्या होता है विशियस इकोनॉमी? वर्चुअस इकोनॉमी क्या होती है, मैं आपको ये समझा देता हूं। वर्चुअस साइकिल, जैसे अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे इनकम बढ़ेगी, जब इनकम इंक्रीज होगी तो इससे सेविंग इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में बढ़ता है, मनी से मनी मल्टीप्लाई होता है, और कैपिटल फॉर्मेशन ओवरऑल बढ़ने से
इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी एनहांस होती है। दिस इज द वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी एंड विशियस साइकिल इसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, government policies and fiscal inequality. Government policies usually favor the rich states more. Government policies are favoring to those states more whom they are having government, and as a result of that they will do more of unnecessary expenditures during the elections, which will create a fiscal inequality as well as promoting those states more whom they are running as their government. Then health disparity. Health disparity इंडिया में इतनी ज्यादा है, अभी भी हम देखिए ओपन डिफिकेशन बहुत ज्यादा है, क्लीन वाटर अभी तक नहीं है, हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब है, और साथ साथ में हम देखें कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर भी नहीं है। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है। और लास्ट, करप्शन, इट इज इन ब्लड। हमारे यहाँ ब्लड में आरबीसी नहीं है, हमारे यहाँ ब्लड में जो सी है आरबीसी का, वो यही कहता है जो करप्शन के बारे में बात कर रहा है। जितना ज्यादा करप्शन होगा सिस्टम में, उतने ही ज्यादा लीकेज होंगे, उतने ही लूप होल्स होंगे, और जितने लूप होल्स होंगे उतनी ही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंडियन इकोनॉमी के अंदर बढ़ती जाएगी। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन दें, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एआई बेस्ड एजुकेशन, इनोवेटिव एजुकेशन, मोर एजुकेशन दैट इज नीडेड फॉर द इकोनॉमी। सेकेंड इज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, जो कि हमारे यहाँ पे हमने अमृत महोत्सव के लिए भी कहा कि इंक्लूसिव ग्रोथ जितनी बढ़ेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा हम ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रो पुअर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे, प्रो पुअर ग्रोथ और शेयर्ड ग्रोथ के ऊपर जितनी बात करेंगे, उतनी हमारी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करेगी। देन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, कैसे? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करें, बाकी स्टेट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ग्रो करने की, स्टेट्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो अपने यहां पर एफडीआई को इंक्रीज कर सके, स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म दें कि वो अपने यहां पे इनोवेशन और स्किल को एनहांस कर पाए। साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट के जो हैं, जैसे कि मनरेगा है, ठीक है, इसको प्रमोट करें। साथ साथ स्किल इंडिया मिशन है, इसको गवर्नमेंट प्रमोट करे, और बाकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जनधन खाता, जैम ट्रिनिटी, पीएम किसान, इस तरह की स्कीम्स लाके जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर सकते हैं, जहां पे हम जैसा सुकन्या समृद्धि है, इस तरह की चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें आप स्कीम्स लिख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की रन कर रही है। हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए आयुष्मान भारत है, इस पर हम फोकस करें। स्टेट्स के इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, राजस्थान में चिरंजीवी योजना है। कर्बिंग करप्शन एंड लीकेज, करप्शन एंड लीकेज को कर्ब करने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग करें, जीपीएस ट्रैकिंग करें, साथ साथ में स्मार्ट पीडीएस जैसा सिस्टम बनाएं। दिस इज वी कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड जॉब क्रिएशन, जिसके तरफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर हमारा और ज्यादा प्रमोट हो सके। दिस इज व्हाट वी ऑल कैन डू। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज। इंडिया में फूड वेस्टेज या वर्ल्ड में फूड वेस्टेज को कैसे रिड्यूस करें? तो ये फूड सिक्योरिटी से आता है, ये टॉपिक भी थोड़ा सा फैक्चुअल है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं पर रेलिवेंस आप दे सकते हो कि फूड वेस्टेज का प्रॉब्लम, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है, जीरो हंगर, उसके उस पर भी एक लिख सकते हैं आप थोड़ा बहुत। तो 13.2% ऑफ फूड इज लॉस्ट बिटवीन फार्म एंड स्टोर, एंड अराउंड 19% इज वेस्टेड इन आवर होम्स। क्यों? मेन ड्राइवर्स क्यों ये फूड वेस्ट होते हैं? सबसे पहला है फार्म में। अगर हम इनको देखें पूरा कि फार्म में सबसे पहले कैसे फूड वेस्ट होता है, किसान के पास में नई टेक्नोलॉजी नहीं है, किसान एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज करता है, जिससे लैंड की फर्टिलिटी खराब होती है, आउट ऑफ डेटेड मशीनरी है, क्रॉप डैमेज होती है। फिर ट्रांजिट में कूल वैन्स नहीं है, कूल ट्रांजिट वैन्स नहीं है हमारे पास में, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रॉब्लमेटिक है, रोड रेल्स टूटे हुए हैं, ब्लॉकेजेस हैं, और हॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं, कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। फूड प्रोसेसिंग में अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, कोई पर्टिकुलर मेगा फूड पार्क्स बहुत सारे सेटअप नहीं है। साथ साथ में हम ओवरऑल देखें कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है जो प्रोसेस फूड की तरफ ले जा सके, हमारे पास इनोवेटिव वर्कफोर्स नहीं है। स्टोर्स और रेस्टोरेंट में क्या है? प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, लोग जो है फूड वेस्ट बहुत करते हैं, अननेसेसरी ऑर्डर्स करते हैं, फिर उनको कंज्यूम नहीं करते। और घर पे भी हमने देखा है कि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। घर पर भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सिस्टम ये है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है डेट को लेकर, और कहीं ना कहीं प्रॉपर फूड को स्टोर करने की जगह नहीं है।
जो आप देखें लोअर जो सोसाइटी सेगमेंट है, वहाँ घर में खाने को ऐसे ही बाहर ही रख दिया जाता है, इसको रॉडेंट्स खाते हैं, फिर उससे बीमारियां भी होती हैं। तो एक जनरल चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट नहीं है। देन अगर मैं बात करूं कि इंडिया के क्या इनिशिएटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं फूड वेस्टेज को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम बात ही ये करती है कि एग्री लॉजिस्टिक फूड प्रोसेसिंग को कैसे बेहतर किया जा सके, साथ साथ में हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे लेकर आए एग्री प्रोड्यूस में। इसी पे सरकार ने एक स्कीम चालू की थी, टॉप स्कीम टू टोटल, जिसमें टमाटो, अनियन, पोटैटो का प्रोडक्शन लगातार मेंटेन रहे इकोनॉमी में, जो अब बाकी सारी वेजिटेबल्स के ऊपर भी, बाकी सारी क्रॉप्स के ऊपर भी आ गया है। किसान रेल सरकार ने शुरू की थी ताकि फास्ट एंड सीमलेस मूवमेंट हो सके एग्री प्रोड्यूस का। देन संपदा योजना, जिसमें फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ताकि एक सीमलेस कम्युनिकेशन हो, एक ऐसा कम्युनिकेशन हो जहां पर फूड जो है उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर हो, फूड का स्टोरेज प्रॉपर हो, और एक मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएं बड़े बड़े, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बने और साथ साथ में ट्रांजिट इन फूड वेस्टेज जो है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज जो है वो कम हो सके इंडिया में। मेगा फूड पार्क की मैंने बात करी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसने क्वालिटी फूड, जहां पे मैटरनिटी बेनिफिट्स, पोषण अभियान, आईसीडीएस, इन सब का मर्जर है। राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी इसका पार्ट है। एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि बहुत सारे सोसाइटी के लोगों को केटर करती है, विमेंस को, प्रेग्नेंट विमेंस को, लैक्टिकेटिंग मदर्स को, साथ साथ में जो बच्चे हैं, एडोलसेंट है, अनीमिया की प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों में, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फूड सिक्योरिटी बनाया। और नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ा सनराइज सेक्टर है। आफ्टर दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ई-नाम, जिसका ऑब्जेक्टिव है वन नेशन वन एग्रीकल्चर, वन नेशन वन एग्रीकल्चर कनेक्टिविटी, वन नेशन वन फार्मर कनेक्टिविटी, ताकि कहीं पर अगर मान लीजिए आज मैं कर्नाटका रहता हूं एंड आई वांट कि मेरे यहां जो रागी है वो राजस्थान में जाए, तो मेरे यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ और राजस्थान के जो लोगों का जो कंजम्पशन है उसके बीच में कनेक्टिविटी हो। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, हर तरफ इंडियंस हैं, चाहे इंडिया की मैं बात करूं, राजस्थान के लोग कर्नाटका में हैं, कर्नाटका के लोग राजस्थान में, तो एक ऐसा मार्केट क्रिएट हो जाए, वन नेशन वन मार्केट क्रिएट हो जाए, जिससे कोई भी किसान कहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसके प्रोडक्ट को पैन इंडिया कहीं पर भी बेच सके। और इसी में एक चीज और आई थी, नेशनल वेयर हाउस रिसीट, जिससे वो नेशनल वेयर हाउस रिसीट का इस्तेमाल करके लोन भी ले सकता है। देन वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं हम पब्लिक कैंपेनिंग से, एग्री लॉजिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 2 और 12 है उसे भी हमें फुलफिल करना है। सेकंड गोल जो बात करता है जीरो हंगर की, और जो गोल नंबर 12 है वो बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, ताकि फूड वेस्टेज को जीरो या मिनिमम से मिनिमम कर दिया जाए। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक है विंडफॉल टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस विंडफॉल टैक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की सरकार ने एक टैक्स लगाया जो था विंडफॉल टैक्स। ये बेसिकली क्रूड ऑयल के ऊपर लगाया गया है, एक ऐसा टैक्स जो कि आपके द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एबीसी कंपनी, ये एबीसी कंपनी जो है ये प्रोडक्शन करती है किसी चीज का, उसके लिए इसके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चारों एफर्ट्स लगाते हैं, और ये चारों एफर्ट्स से इसको डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। ये टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को और प्रॉफिट अपने पास रखती है। लेकिन मान लीजिए इसने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, नो एफर्ट, और उसके बाद भी इसको कोई प्रॉफिट हो जाए, मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाया लेकिन कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी अनफोर्सीन कंडीशन आ गई जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसे प्रॉफिट पे विंडफॉल टैक्स लगता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। अब कोई इंडियन कंपनी अगर क्रूड ऑयल बनाती है, उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, या वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो टैक्स लगाती है उसे हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। भारत सरकार ने इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत रखा है। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर जो पूछ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स इज इम्पोज्ड व्हेन कंपनीज एक्सपीरियंस सडन एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट
ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस रादर देन देयर ओन एफिशिएंसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। Windfall tax is permanent tax that remain in place even after the external circumstance causing the windfall profit have passed. No, अगर एक बार वो सिचुएशन ही खत्म हो जाएगी तो आपको अनप्रेसिडेंट प्रॉफिट होंगे नहीं, तो विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। इन इंडिया विंडफॉल टैक्स हैव बीन इम्पोज ऑन ऑयल कंपनीज व्हेन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस राइज शार्पली। दिस इज करेक्ट। सो 1 and 3 इज करेक्ट है। यूजुअली विंडफॉल टैक्स जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा लगाया जाता है क्योंकि उसमें रिटर्न्स और फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। Then last topic for the September 2024 current affairs, that is Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस में मिले वहाँ के राष्ट्रपति से, और वहाँ पर भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात करी। तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रमोट करना, साथ साथ में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, वेस्ट डिस्पोजल को प्रॉपर करना, ट्रांसपेरेंसी देशों के अंदर बढ़ाई जा सके, उसके ऊपर ये है। ये यूएस के द्वारा स्टार्ट किया गया था टोक्यो में मई 2022 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना और इंडो पैसिफिक रीजन्स के बीच में इंटीग्रिटी एनहांस करना। इसमें 14 नेशंस हैं इंक्लूडिंग द क्वाड नेशन, जो 4 हमारे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। साथ साथ में आसियान के 10 में से 7 मेंबर्स इसके पार्ट हैं, और ये ओवरऑल जीडीपी का 40% जो है वो देखता है। साथ साथ में 28% ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड होता है वो इन कंट्रीज के बीच में होता है। दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क इन प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में इस तरह का सवाल ये लोग पूछ सकते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फर्स्ट इज रेजिलिएंट इकोनॉमी। रेजिलिएंट इकोनॉमी का मतलब है जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, जहां पर वेल इंटीग्रेटेड मॉडल हो। सेकेंड, फेयर इकोनॉमी, जहां पर इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो, अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर हो, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मनी का इलीगल हवाला ट्रांजैक्शन जैसी जो चीजें हैं उनको अवॉइड करने के लिए किया जा रहा हो, जहां पे करप्शन नहीं हो। क्लीन इकोनॉमी, जहां पर सस्टेनेबिलिटी प्रमोट हो, और कनेक्टेड इकोनॉमी, जहां पे इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ट्रेड जहां पर प्रॉपर हो, जहां पर ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो, जहां पर हार्मनी मेंटेन हो कंट्रीज के ऊपर, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। भारत ने इसके 2nd, 3rd और 4th इन तीनों चीजों के ऊपर इंडिया अग्री कर चुका है, तीनों को फॉलो भी करता है, तीनों पिलर्स को, एक्सेप्ट द फर्स्ट पिलर। तो शायद प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन से पिलर को फॉलो नहीं करता है, कौन से को करता है। तो ये गाइस हमारे सितंबर 2024 इकोनॉमिक करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, और साथ साथ में आप पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।